पेज नंबर 52। नौजवान साथी अब भी लालाजी को घेरकर जमे रहने को तैयार थे, पर चोट खाने के बाद लालाजी ने हुक्म दे दिया, पुलिस की जालिमाना हरकत की मुखालफत में मुजाहिरे को मुअत्तल कर दिया जाए। पुलिस के इस अमुनासिब व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन स्थगित कर दिया जाए। हतोत्साह होकर नौजवानों को प्रदर्शन स्थगित कर देना पड़ा। उस संध्या कांग्रेस की ओर से मोरी दरवाजे के बाहर मैदान में कमीशन के विरोध में एक सार्वजनिक सभा हुई। लाला लाजपत राय भाषण दे रहे थे। सभा में डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट नील भी खड़ा था। लालाजी ने अपने ओजपूर्ण वक्तव्य में सुबह की घटना की निंदा करते हुए कहा, जो सरकार निहत्थी प्रजा पर इस तरह के जालिमाना हमले करती है उसे सभ्य सरकार नहीं कहा जा सकता और ऐसी सरकार कायम नहीं रह सकती। मैं आज चैलेंज देता हूं कि इस सरकार की पुलिस ने मुझ पर जो वार किया है वह एक दिन इस सरकार को ले डूबेगा। अंग्रेज अफसरों को लक्ष्य कर लालाजी ने अपनी बात अंग्रेजी में दोहराई। आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक्स एट मी विल बी द लास्ट नाल्स इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर जो चोट पड़ी है वह भारत में अंग्रेजी राज्य के कफन की आखिरी कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को लालाजी का देहांत हो गया। जनता में विदेशी शासन विरोधी भावना और लालाजी के लिए आदर उमड़ रहा था। लालाजी की अर्थी के जुलूस में लाख 1.5 लाख आदमी रहे होंगे। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव तो बिलख बिलख कर रोए। लाहौर में ऐसा हिंदू मुसलमान न होगा जिसने मातम न बनाया हो। लाहौर के सभी स्वयंसेवक दलों ने शव यात्रा के प्रबंध में साथ दिया। लालाजी की मृत्यु को 1 महीना भी न बीता था कि भगत सिंह ने राय दी कि लालाजी पर आघात किए जाने के राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया जाए। दिसंबर के पहले सप्ताह में लाहौर के मझंग मोहल्ले के मकान में इस बात का फैसला केंद्रीय समिति ने कर लिया। केंद्रीय समिति के अधिकांश लोग लाहौर में मौजूद थे। शिव वर्मा और फणींदर बहुत दूर थे, उन्होंने बुलाने में बहुत समय लग जाता। कई दिन तक सैंडर्स और स्कॉट के आने जाने के रास्ते की देखभाल की गई। सैंडर्स कभी तो गोली बाग के बीचों बीच से गुजरता था और कभी टाउन हॉल के सामने से होकर गोल बाग की बगल से आता जाता था। दफ्तर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह उसकी निश्चित थी। 17 दिसंबर दोपहर बाद मजंग से जयगोपाल को पुलिस के दफ्तर के सामने यह देखने के लिए भेज दिया कि सैंडर्स दफ्तर में है या नहीं। जयगोपाल कई दिनों से सैंडर्स के आने जाने पर नज़र रख रहा था। वह सैंडर्स को स्कॉट समझे हुए था। उसने शायद स्कॉट को देखा ही नहीं था। राजगुरु भी वह जगह देख चुका था। साइकिल का इसे अभ्यास नहीं था, इसलिए वह एक रिवॉल्वर लेकर बड़ी शांति से मजे मजे में पुलिस दफ्तर की ओर चला कि ठीक समय जगह पर पहुंच जाए। इसके बाद आज़ाद और भगत सिंह साइकिल पर आए। 2 दिन पहले ही जगह का निरीक्षण कर लिया गया था कि कौन कहाँ खड़ा होगा, मुकाबला पड़ने पर क्या किया जाए और पीछे करने वालों से बचकर किस तरह से भागा जाए। यह निश्चित था कि भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स पर ठीक उस समय गोली चलाएंगे जब वह मोटरसाइकिल पर पुलिस दफ्तर के हाथे की सड़क के फाटक से बाहर निकलेगा। यहाँ समीप जयगोपाल एक साइकिल लिए ऐसे खड़ा था मानो किसी कारण बिगड़ गई साइकिल को ठीक कर रहा हो। यहाँ साइकिल रखने का प्रयोजन यह था कि यदि राजगुरु और भगत सिंह की गोली चूक जाए तो भगत सिंह तुरंत यह साइकिल ले सैंडर्स का पीछा कर उसे गोली मार सके। आज़ाद स्वयं दफ्तर के सामने कॉलेज के जंगले के भीतर उस ओर खड़े थे जहां से गोली चलाने के बाद भगत सिंह और राजगुरु ने डीएवी कॉलेज का हाथा पार कर बोर्डिंग के भीतर चले जाने का निश्चय किया था।
मतलब यह था कि यदि पुलिस के आदमी इनका पीछा करे तो आज़ाद पीछा करने वालों का रास्ता रोक कर भगत सिंह और राजगुरु को भागने का अवसर देंगे। आज़ाद के हाथ में माउजर पिस्तौल थी, जिसके पीछे इस पिस्तौल के रखने का खाना राइफल के कुंदे की तरह जुड़ जाता है और माउजर को राइफल की तरह कंधे से टिकाकर निशाना लिया जा सकता है। माउजर पिस्तौल साधारण बंदूक से अधिक दूर तक मार लेता है। माउजर में 10 गोलियां एक साथ मैगजीन में भरी जाती हैं। आज़ाद 2 भरी हुई मैगजीनें जेब में और भी रखे हुए थे। घटना से पहले संदेह न होने देने के लिए भगत सिंह और राजगुरु पुलिस दफ्तर की सड़क पर खुलने वाले फाटक से जरा हटकर खड़े थे। उन्हें जयगोपाल के इशारे पर आगे बढ़ना था। सैंडर्स ज्यों ही मोटरसाइकिल चालू कर आहिस्ता आहिस्ता फाटक की ओर बढ़ा, तभी आड़ में खड़े हुए जयगोपाल ने राजगुरु और भगत सिंह को संकेत किया। सैंडर्स धीमी चाल से फाटक तक पहुंचा ही था कि राजगुरु ने लपक कर एक गोली उसकी गर्दन में दाग दी। सैंडर्स उसी गोली से मोटरसाइकिल समेत गिर पड़ा। उसके मुंह से मामूली सी ही चीख निकल पाई। भगत सिंह ने शंका का कोई अवसर न रहने देने के लिए सैंडर्स के सिर और कंधों पर 4-5 गोलियां और दाग दी। यह लोग कॉलेज के हाथे की ओर बढ़े। सैंडर्स के गिरते ही दफ्तर के बरामदे में खड़ा एक सिपाही चिल्ला उठा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर फर्न और दूसरे सिपाही भगत सिंह और राजगुरु की ओर दौड़े। भगत सिंह ने घूमकर फर्न पर गोली चलाने के लिए पिस्तौल उठाई। झुककर बचने के प्रयत्न में फर्न गिर पड़ा। गोली उसे न लगी। दूसरे सिपाही झिझक गए। आज़ाद ने अपने स्थान से चेतावनी दी, चलो। भगत सिंह और राजगुरु आगे निकल गए। आज़ाद उनके पीछे रास्ता रोककर खड़े हो गए। इतने में हेड कांस्टेबल चंदन सिंह गाली देता हुआ उनके पीछे भागा। आज़ाद ने अपना माउजर राइफल की तरह उठाकर धमकाया, खबरदार, पीछे हटो। 2 सिपाही तो रुक गए, परंतु चंदन सिंह न रुका। आज़ाद ने गोली चला दी। चंदन सिंह एक ही गोली में बाहें फैलाए मुंह के बल गिर पड़ा और किसी ने पीछा न किया। आज़ाद भी भगत सिंह और राजगुरु के पीछे पीछे कॉलेज का हाथा पार कर बोर्डिंग में चले गए। यहाँ आकर आज़ाद ने राजगुरु को अपनी साइकिल पर बिठा लिया और बोर्डिंग से निकलकर गोलबाग होते हुए मजंग की ओर चले गए। उनके कुछ पीछे पीछे भगत सिंह भी चले गए। लाहौर का सरकारी क्षेत्र सन्नाटे में था और जनता का क्षेत्र एक मानसिक रोमांच से पुलकित था। भगत सिंह उस संध्या को बेहद उत्फुल्ल थे। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में सन्नाटा था और जनता के क्षेत्र में पुलकित रोमांच, प्रबोध तो कहीं भी नहीं था। सरकार के विख्यात गुप्तचर विभाग को लकवा मार गया था। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और किसी को हल्का सा सुराग तक न मिला। खुली सड़क पर योजना का पूर्वाभ्यास हुआ होगा और खुली सड़क पर पुलिस दफ्तर के सामने एक अंग्रेज अफसर दिन दहाड़े मार डाला गया। यह किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे कौन है? जनता के लिए यह चमत्कारी धड़ाका था। उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, इससे वह भी अपरिचित थी। पर दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही सरकारी पक्ष और जनता पक्ष दोनों के सामने बात साफ हो गई। दीवारों पर जगह जगह अंग्रेजी के छोटे पोस्टर चिपकाए गए थे। इन पोस्टरों का कागज गुलाबी था और स्याही लाल थी। उन पर लिखा था, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना, नोटिस, नौकरशाही सावधान। जेपी सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। यह सोचकर कितना दुख होता है कि जेपी सैंडर्स जैसे एक मामूली अफसर के कमीने हाथों देश की 30 करोड़ जनता द्वारा सम्मानित एक नेता पर हमला कर उसके प्राण ले लिए गए। राष्ट्र का यह अपमान हिंदुस्तानी युवकों और मर्दों को चुनौती थी। आज संसार ने देख लिया है कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है। हिंदुस्तानियों का खून जमा नहीं गया है। वे राष्ट्र के लिए प्राणों की बाजी लगा सकते हैं।
यह प्रमाण देश के उन युवकों ने दिया है जिनकी देश के नेता निंदा और अपमान करते हैं। इस देश की दलित और पीड़ित जनता की भावनाओं को ठेस मत लगाओ। अपनी शैतानी हरकतें बंद करो। हिंदुस्तानियों को हथियार न रखने देने के लिए बनाए तुम्हारे सब कानूनों और चौकसी के बाद पिस्तौल और रिवॉल्वर इस देश की जनता के हाथ आते ही रहेंगे। यदि ये हथियार सशस्त्र क्रांति के लिए प्राप्त न भी हुए हों तो भी राष्ट्रीय अपमान का बदला लेते रहने के लिए काफ़ी रहेंगे ही। हमारे अपने लोग हमारी निंदा और अपमान करें, विदेशी सरकार चाहे हमारा कितना भी दमन कर ले, परंतु हम राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए और विदेशी अत्याचारियों को सबक सिखाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। हम सब विरोध और दमन के बावजूद क्रांति की पुकार को बुलंद रखेंगे और फांसी के तख्ते से भी पुकारते रहेंगे। हमने एक व्यक्ति की हत्या का खेद है, परंतु यह व्यक्ति उस निर्दयी, नीच और अन्यायपूर्वक व्यवस्था का एक अंग था जिसे समाप्त कर देना आवश्यक था। इस व्यक्ति की हत्या हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के कारिंदों के रूप में की गई है। यह सरकार संसार की सबसे अत्याचारी सरकार है। मनुष्य का रक्त बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति की बेदी पर रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर देगी। 18 दिसंबर 1928। सेनापति पंजाब हिंस प्रेस। इन छोटे पोस्टरों ने एक साथ दो काम किए। पुलिस एकदम स्तंभित हो गई और जनता हर्ष से पुलकित। पुलिस यानी पूरी सरकार मिशनरी अपमान से अधमरी हो गई और जनता गर्व से हरी हो उठी। लालाजी के अपमान और मरण का जो कांटा उनके कलेजे में चुभ रहा था वह पल भर में निकल गया। उस कांटे ने जो छेद पैदा किया था उसमें क्रांतिकारियों का प्यार भर गया। इस प्यार में भरोसे की रोशनी थी, बदले की ताजगी थी, संतोष का सुख था। साफ साफ बात यह है कि क्रांतिकारी युवक अब जनता के मन से जुड़ गए थे, जनता के मन में बस गए थे। अंग्रेजी सरकार इसे समझ रही थी और उसके अफसर दांत किटकिटा रहे थे, पर उनके सामने उनकी पहुंच में कोई न था जिसे वह मसल देते, चबा डालते। वे अंधेरे में भटक रहे थे। नौजवान भारत सभा और स्टूडेंट्स यूनियन के खुले कार्यकर्ता उनके सामने थे। पुलिस अंधाधुंध उन्हें पकड़ रही थी, उनके घरों की तलाशियां ले रही थी, पर उनमें से किसी को जब सचमुच ही कुछ पता न था तो पुलिस उनसे क्या पता पाती। अंग्रेजी सरकार 17 दिसंबर की दोपहर को हिल गई थी, पर उसी शाम को वे सब भूखे थे। उनके पास खाने को सूखी रोटी भी न थी, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया था। बाद में जयगोपाल मुखबिर ने कहा था, मैं आज़ाद के कहने पर तब अपने मित्र बंसीलाल से मांगकर 10 रुपये लाया तो खाने पीने की व्यवस्था हुई। भाग 9। लाहौर में इकट्ठा हुए दल के लोग एक एक करके 2 दिन में फिरोजपुर, अमृतसर आदि चले गए थे। सबसे कठिन समस्या थी भगत सिंह को लाहौर से निकालने की। यह कल्पना कर लेना कठिन नहीं था कि जिस भगत सिंह के विषय में पुलिस को यूं ही सदा संदेह बना रहता था, उनकी लंबी फरारी के बाद पुलिस उनकी खोज में कितनी परेशान होगी। भगत सिंह केस कटाकर वेश तो बदल चुके थे, लेकिन इससे चेहरे में कितना परिवर्तन आ सकता है। फर्न पर गोली चलाते समय उन्हें 3-4 सिपाहियों ने अच्छी तरह देखा भी था। उनके पुराने रूप से तो लाहौर की खुफिया पुलिस खूब अच्छी तरह परिचित थी। दाढ़ी उन्होंने साफ करा दी थी जरूर, परंतु उनकी दाढ़ी बहुत घनी तो कभी न थी। उनको किसी तरह लाहौर से हटाया गया। इस संबंध में श्री यशपाल ने अपनी पुस्तक सिंहावलोकन के प्रथम भाग में इस तरह लिखा है। भगवती भाई मेरठ केस में वारंट होने की आशंका के कारण फरार थे ही। उस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। भगवती भाई कांग्रेस में जाना चाहते थे। एक दिन अवसर पाकर भाभी से पूछ गए थे,
कांग्रेस अधिवेशन पर कलकत्ता चलोगी? क्या करूँगी? भाभी ने कुछ उत्साह नहीं दिखाया। मैं जाऊँगा, भगवती भाई कह गए थे। सुखदेव लगभग रात के 8 बजे आया। उन दिनों भाभी संस्कृत पढ़ा करती थी। पड़ोसी एक और महिला के साथ मिलकर दोनों ने एक अध्यापक नियुक्त कर लिया था। भाभी को एक और बुला सुखदेव ने प्रश्न किया, कहीं बाहर जा सकती हो? कहाँ? क्या काम है? इस घटना के एक आदमी को बचाकर लाहौर से निकालना है। उसकी मेम साहब बनकर साथ जाना होगा। खतरा है, सोच लो। गोली चल सकती है। सुखदेव भाभी को घूरता रहा। कौन आदमी है? भाभी ने जानना चाहा। कोई भी हो, जैसा कि उसकी आदत थी। चली जाऊंगी, वह रात को यहीं रहेगा। इस पढ़ाई को समाप्त कर दो। अच्छा। कुछ देर बाद सुखदेव के साथ एक लंबा जवान ओवरकोट हैट पहने एक नौकर के साथ आ गया। भाभी ने उन्हें कमरे में बिठा दिया, स्वयं भी बैठी और सुखदेव की ओर देखती रही। अपरिचित आदमी की ओर क्या देखती? सुखदेव ने उस आदमी की ओर संकेत कर भाभी से पूछा, इसे पहचानती हो? भाभी ने जरा ध्यान से देखा। भगत सिंह और सुखदेव हंस पड़े। सुबह तड़के 5-6 बजे कलकत्ता मेल से चलने की बात थी। भगत सिंह ओवरकोट को कॉलर उठाए, हैट माथे पर खींचे और अपना चेहरा सची के चेहरे की आड़ में किए रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। भगवती भाई का लड़का सची चंद्र कुमार बोहरा इंजीनियर उस समय 3 वर्ष का था। भाभी भी यथाशक्ति चेहरे पर पाउडर मले और अपने सबसे ऊंची एडी के जूते से खटखट करती साथ थी। भगत सिंह की जेब में भरा हुआ पिस्तौल था। राजगुरु नौकर के वेश में साथ था। उनकी कमर पर भी पिस्तौल बंधा हुआ था। पुलिस को संदेह हो जाता तो गोली जरूर चलती। सची और भाभी दोनों का क्या होता? चंद्रशेखर आजाद भी रामनामी दुपट्टा ओढ़े, माथे पर चंदन लगाए, हरिओम के साथ हुंकार लेते मथुरा के पंडा बने इसी ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे जा रहे थे। लखनऊ स्टेशन आ गया। राजगुरु आजाद पहले ही उतर चुके थे। साहब बहादुर भगत सिंह और आधुनिका दुर्गा भाभी शान से प्लेटफॉर्म पर उतरे। वेटिंग रूम में भी कुछ देर बैठे और कलकत्ता तार दिया। भाई साहब के साथ आ रही हूँ। यह तार सुशीला दीदी को दिया गया था। वे उन दिनों सर सेठ छज्जूराम की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी की शिक्षक अभिभावक थी और उन्हीं की 3 मंजिली कोठी में रहती थी। भगवती भाई भी उन्हीं के साथ थे। दुर्गा भाभी ने तार में भेजने वाले की जगह दुर्गा देवी ने लिखकर भूल से दुर्गावती लिख दिया। भगवती भाई और सुशीला दीदी दोनों हैरान थे। कौन दुर्गावती और कौन कैसा भाई? दुर्गा ने तो कांग्रेस अधिवेशन पर आने से इनकार कर दिया था, फिर भी वे स्टेशन पर देखने गए। भगत सिंह और दुर्गा भाभी कलकत्ता स्टेशन पर उतरे तो भगवती भाई और सुशीला दीदी वहां उपस्थित थे। भगवती चरण ने दुर्गा भाभी को इस रूप में देखा तो आश्चर्य से मुग्ध रह गए। असल में दुर्गा भाभी की शक्ति का उनके लिए नया प्रदर्शन था। उनके मुंह से निकल पड़ा, वाह, मैंने तुम्हें आज पहचाना। सुश्री वीरेंद्र सिंधु ने अपनी पुस्तक युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में भगवती चरण के बारे में लिखा है। क्रांतिकारियों में एक से एक विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हैं, पर भगवती चरण अपनी जगह अनुपम हैं, अकेले हैं। अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर किसी के मन में भी क्षोभ हो सकता है, पर कितना विशाल मन था उनका कि हल्की बात वे सोच ही नहीं सकते थे। सचमुच वे क्रांतिकारी और लक्ष्यदर्शी मानव थे। भगवती चरण और दुर्गा भाभी की कांति जोड़ी को प्रणाम। भगत सिंह और दुर्गा भाभी एक दिन होटल में रहे, दूसरे दिन सर सेठ छज्जूराम की कोठी में चले गए और 1 सप्ताह से अधिक वहीं रहे। सर सेठ का भवन होने के कारण वह स्थान सीआईडी के लिए संदेह से सुरक्षित था। सुशीला दीदी ने भगत सिंह के बारे में सर सेठ की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी को बता दिया था।
उन्होंने वहां रहने और निश्चिंत रहने की अनुमति दे दी थी। इन दोनों लोगों को ऊपर की मंजिलों में ठहराया गया था और भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी करती थी। उन दो के अतिरिक्त भगत सिंह का वास्तविक परिचय किसी को न था। भगत सिंह जब कलकत्ता पहुंचे तो वहां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। राजनीतिक दृष्टि से वातावरण बहुत उत्तेजनात्मक था। कांग्रेस में विचार का मुख्य विषय था अंग्रेजी सरकार को यह अल्टीमेटम देना कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार न करेगी तो फिर कांग्रेस कभी भी पूर्ण स्वराज्य से कम पर राजी न होगी। नौजवानों ने नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष चंद्र बोस सरकार को समय देने के विरुद्ध थे और इसी प्रकार पुरानी और नई पीढ़ी में गहरी कशमकश थी। वातावरण उत्तेजना का था और सैंडर्स वध की घटना से उसे और भी गर्म कर दिया था। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देश भर के राजनीतिक नेता कलकत्ता आए हुए थे और सरकार के गुप्तचर भी। भगत सिंह बंगाली ढंग की धोती कुर्ता पहने और ऊपर शाल ओढ़े उत्तेजना और उल्लास के इस वातावरण में घूम रहे थे। भगत सिंह के दिन भर घर में बने रहने से सेठ के लंबे चौड़े परिवार के लोगों को कुछ शंका न हो, इसलिए सुशीला दीदी ने कह दिया था कि हमारा भांजा है, रास्ते में बीमार हो गया था। दवाई की लेबिल लगी एक शीशी भी भगत सिंह की खाट के नज़दीक पड़ी रहती, जिसमें से कुछ पानी समय समय पर बहा दिया जाता। भगत सिंह दिन में खाते और सोते, रात में घूमने निकल जाते। 1 सप्ताह में दूसरी जगह प्रबंध हो जाने पर वह चले गए। भाग 10। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सफलतापूर्वक लेकर भी पुलिस के हाथ न पड़ने से क्रांतिकारियों के क्षेत्र में हिंसप्रस की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त बंगाल के नवयुवक क्रांतिकारियों का एक दल उसी दिसंबर में जेलों से छूटकर आया था। यह दल अपने दादा नेताओं से उसी प्रकार परेशान था जैसे कि हिंसप्रस के नवयुवक जयचंद्र जी और J.L. सान्याल से उबे हुए थे। परस्पर संपर्क हो जाने के कारण ये लोग हिंसप्रस के साथ काम करने को तैयार हो गए। हिंसप्रस को एक ऐसे आदमी की सख्त ज़रूरत थी जो बम बनाना सिखा सके। कलकत्ता में भगत सिंह का यतीन्द्रनाथ दास के परिचय हो जाने पर यह समस्या हल हो गई। केंद्रीय समिति की दिल्ली बैठक में हिंसप्रस का केंद्रीय स्थान दिल्ली निश्चित किया गया था। बम बनाने की विधा सिखाने वाला व्यक्ति मिल जाने पर भगत सिंह की इच्छा थी कि यह प्रयोग आगरा में किए जाएं और सब प्रांतों का एक एक प्रतिनिधि यह शिक्षा पा सके। भविष्य में बम बनाने वाले व्यक्ति दुर्लभ न रहें। यतीन्द्रनाथ दास पूर्णतः सहयोग देने को तैयार थे। उन्होंने सुझाया, जोड़े के दिन हैं, आगरा में शायद बर्फ पर्याप्त मात्रा में न मिल सके। ये लोग बम में पलीता गन काटन का लगाते थे। गन काटन बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। बुझ ही दिया सलाई में यदि कुछ भी चमक शेष हो तो छुआते ही गन काटन फक से जल जाएगी। अच्छी बनी गन काटन का फाया हथेली पर रखकर यदि जलाया जाए तो इतना जल्दी जलकर समाप्त हो जाएगा कि हथेली पर निशान भी न बन पाएगा। गन काटन बनाने के लिए रासायनिक उपकरणों को बर्फ के बीच में रखकर कार्य करना पड़ता था। यतीन्द्रनाथ दास के सुझाव पर यह तय हुआ कि कलकत्ता में बर्फ सभी महीनों में यथेष्ट मिल सकती है, इसलिए गन काटन कलकत्ता में ही बनाई जाए। पिकिफ एसिड बनाने का सामान कलकत्ता से खरीदकर आगरा पहुंचा दिया जाए ताकि वहां दूसरे लोग भी मसाला बनाना सीख सकें। कलकत्ता में गन काटन बनाने का आयोजन कार्नवालिस स्ट्रीट में आर्य समाज मंदिर की सबसे ऊपर कोठरी में किया गया था। उसमें सीखने वालों में फणींद्र घोष, कमलनाथ तिवारी, विजय और भगत सिंह मौजूद थे। गन काटन कलकत्ता में बना ली गई और शेष सामान लेकर यह लोग 2-2 की टोलियों में आगरा के लिए चल दिए।
आगरा में केंद्रीय आयोजन कुछ बड़े परिणाम में हो रहा था। लाहौर में सांड्रस कांड सफलतापूर्वक कर लेने से बिना डकैती किए ही रुपया मिलने लगा था। आगरा में 2 मकानों का प्रबंध किया गया था, एक हिंग की मंडी में, दूसरा नाई की मंडी में। नाई की मंडी में बम बनाने का तरीका सिखाने के लिए पंजाब से सुखदेव और राजपूताना से कुंदन लाल को भी बुला लिया गया था। पहली बार तो सब सामान टूटा और कुछ सफलता भी न मिली, परंतु दूसरे प्रयत्न में काफ़ी सफलता मिल गई। असेंबली बम कांड में जो बम इस्तेमाल किए गए थे उनका मसाला इसी समय आगरा में जनवरी 1929 में तैयार किया गया था। भाग 11। असेंबली में बम फेंकने की बात भगत सिंह के मन में नेशनल कॉलेज में ही पक्की हो गई थी। उन्होंने नेशनल कॉलेज में फ्रांसीसी अराजकतावादी श्री वेलना का फ्रांस की असेंबली में बम फेंकने के बाद दिया गया बयान पढ़ा था और तभी से उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। कलकत्ता से जब भगत सिंह आगरा के लिए चले तो उनके मन में कार्य की पूरी रूपरेखा थी। श्री चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही दूसरे साथी भी इस कार्य के लिए सहमत हो गए थे। कारण यह था कि सब लोग ऐसा अनुभव कर रहे थे कि दल को इस समय कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अपने मन में अलग और अद्भुत हो। काकोरी केस के अभियुक्तों को जेल से छुड़ाने में जो असफलता मिली थी उस पर भगत सिंह रो पड़े थे। दूसरे लोग भी क्षुब्ध थे। साइमन कमीशन पर बम न फेंक सकने की खिन्नता भी तकाजा कर रही थी। सांड्रस वध की सफलता ने उबाल उठा दिया था और आगरा में जो बम इन दिनों बने थे वे अपने उपयोग के लिए जिद कर रहे थे। असेंबली में बम फेंकना इन बातों का समाधान था। श्री जयदेव कपूर दिल्ली में उसका ताना बाना बुन रहे थे। उन्होंने असेंबली के सदस्यों से ऐसा विश्वसनीय संपर्क जोड़ दिया था कि जब वे चाहे असेंबली में जाने के लिए पास मिल जाएं। इन पासों से भगत सिंह, आज़ाद और दूसरे कई साथी हो आए थे। सब परिस्थितियां और सब स्थान देख आए थे कि कहां से बम फेंका जाए और कहां जाकर वह गिरे। नक्शा अब पूरी तरह तैयार था। अब 3 प्रश्न विचारणीय थे। पहला यह कि असेंबली में बम फेंकने कौन जाए, दूसरा यह कि बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हुआ जाए या भाग आया जाए, और तीसरा यह कि बम कब फेंका जाए। व्यू रचना के पंडित श्री चंद्रशेखर आज़ाद इस बात पर दृढ़ थे कि बम फेंककर भाग आया जाए। असेंबली में जाकर और सब रास्तों को देखने के बाद वह समझ गए थे कि बम फेंककर भाग आया जा सकता है। उनकी योजना थी कि बाहर मोटर रखेंगे और बम फेंकने वालों को उड़ा ले आएंगे। मोटर की व्यवस्था भी संभव थी, पर भगत सिंह के मन में वेलना का नक्शा था। वे तो गुप्त आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाने के लिए दृढ़ थे। इसके लिए उनका कहना था कि भागना ठीक नहीं है, वहीं गिरफ्तार हुआ जाए और मुकदमे के जरिए जनता को दल के विचारों से अवगत कराया जाए, क्योंकि जो बातें ऐसे नहीं कही जा सकती उन्हें अदालत में खुलेआम कहा जा सकता है और वे बातें खबरों के रूप में अखबारों में छपकर जनता तक पहुंच सकती हैं। असेंबली में बम फेंकने की योजना भगत सिंह की थी और यह सब जानते थे कि बम फेंकने भी वही जाएंगे, इसलिए उनकी बात को महत्व मिल रहा था। श्री विजय कुमार सिन्हा के समर्थन से यह महत्व और भी बढ़ गया। बाद में 2 आदमियों के जाने की बात तय हुई और भगत सिंह के साथ जयदेव कपूर और राजगुरु के नामों की चर्चा हुई। यह बातचीत ही हो रही थी कि शानदार समाचार मिला। होली के दिन सेक्रेटरिएट के सचिवों और असेंबली के सरकार परस्त सदस्यों की दावत में वायसराय ने आना स्वीकार कर लिया है। समाचार मिलते ही तुरंत तय हो गया कि इस बीच वायसराय पर ही आक्रमण किया जाए। इस काम के लिए शिव वर्मा, जयदेव कपूर और राजगुरु नियुक्त किए गए। वायसराय की सवारी के आगे आगे सदा एक पायलट मोटरसाइकिल पर चलता है।
इससे इस सवारी के प्रति लोग सावधान हो जाते हैं। वायसराय की मोटर को पहचानना भी कठिन नहीं था, उस पर ताज का चिन्ह बना रहता है। यह सब होने पर भी चलती मोटर पर बम सफलता से तभी मारा जा सकता था जबकि मोटर सामने आ जाने के कुछ क्षण पहले ही हाथ तैयार हो जाएं। मोटर के आने के रास्ते पर पहले राजगुरु संकेत करने के लिए खड़े थे। उनसे कुछ दूर आगे जयदेव कपूर और उनसे 20 कदम आगे विश्ववर्मा दो दो बम लेकर तैनात थे। यदि जयदेव का बम चूक जाता तो शिववर्मा फेंकते। इतने में जयदेव दूसरा बम लेकर बढ़ आते। जयदेव का बम सफल होने पर भी शिववर्मा को अपने बम से रही सही कसर पूरा कर देने का आदेश था। इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि भूल से वायसराय की जगह किसी और पर बम न फेंका दिया जाए। इसलिए तय था कि राजगुरु पायलट के पीछे आने वाली मोटर में जिस पर ताज का चिन्ह बना रहता है वायसराय को पहचान कर संकेत कर देगा। दोनों ही के पास भरे हुए पिस्तौल भी थे। यदि दो बम मोटर में फेंकने से भी वायसराय बच जाते तो उस पर गोली चलाई जाती। उन्हें आदेश था कि आक्रमण करने के बाद वे गिरफ्तार करने वालों से लड़ते हुए वहीं समाप्त हो जाएं। पायलट दिखाई देते ही वर्मा और कपूर दोनों ही अपने बम्बों से घोड़े खींचने के लिए तैयार हो गए और राजगुरु की ओर देखा। राजगुरु ने निश्चित संकेत नहीं किया। ये दोनों विस्मय से हाँफते रह गए। जब मोटर इन लोगों के सामने से गुजरी तो इन लोगों ने भी देखा कि मोटर में ड्राइवर के सिवाय कोई भी मर्द नहीं था। 3 अंग्रेज महिलाएं बैठी हुई थी। यह बहुत अच्छा हुआ कि राजगुरु को संकेत के लिए दूर खड़ा कर दिया गया था। शिववर्मा और कपूर मोटर का ताज पहचानते ही उस पर आक्रमण कर देते और हिंसप्रस के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव पास करने का अवसर लोगों को मिल जाता। ताज वाली मोटर के पीछे और भी मोटरें थीं, इनमें भी वायसराय दिखाई नहीं दिया। बाद में पता लगा कि वायसराय साहब मछली का शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और वहां से किसी दूसरे ही रास्ते से पार्टी में पहुंचे थे। इसके बाद फिर सारा ध्यान असेंबली पर केंद्रित हो गया। संयोग की बात अवसर भी अच्छा मिल गया। केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पेश थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा औद्योगिक विवाद बिल। पहले का भीतरी मकसद देश में उठते आंदोलन को कुचलना था और दूसरे का मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखना। भगत सिंह का बेहद चौकन्ना और राजनीतिक प्रश्नों पर सदा जागरूक ध्यान इस बात पर गया कि केंद्रीय असेंबली के कांग्रेसी सदस्य कुछ दूसरे प्रगतिशील सदस्यों के साथ मिलकर इन कानूनों को पास नहीं होने देंगे। उस हालत में अंग्रेजी सरकारों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगी और वायसराय इन्हें अपना विशेषाधिकार से पास कर देंगे। उन्होंने पार्टी की मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि जब वायसराय की इन बिलों को पास करने की घोषणा असेंबली में हो उसी समय बम फेंका जाए और अपने उद्देश्य स्पष्ट करने वाले पर्चे भी। सवाल उठा, बम कौन फेंके? इस प्रश्न पर मतभेद था। प्रस्ताव भगत सिंह का था। वे मुकदमे को सर्वोत्तम रूप से लड़ सकते थे और पार्टी के नाम और लक्ष्य को जनता तक पहुंचा सकते थे। पर दल के कई सदस्यों की राय में दल की उन्नति और संगठन के लिए उनका और आज़ाद का बचा रहना बहुत आवश्यक था। इसलिए वे भगत सिंह की आहुति देने को तैयार न थे। अब यह मान लिया गया था कि जो जाएगा लौटेगा नहीं, वहीं गिरफ्तार होगा। इसलिए दल की केंद्रीय समिति में भगत सिंह की जगह बटुकेश्वर दत्त और श्री विजय कुमार सिन्हा का नाम निश्चित हुआ। केंद्रीय समिति की इस बैठक में, जिसमें भगत सिंह को न भेजकर दूसरे जो लोगों को भेजने का निश्चय किया गया था, उस बैठक में सुखदेव न पहुंच सके थे। इस निश्चय की सूचना सुखदेव को भी तुरंत दी गई। सूचना मिलते ही सुखदेव सीधे दिल्ली पहुंचे। भगत सिंह और सुखदेव में गहरी मित्रता थी। वे एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। सुखदेव ने भगत सिंह को एकांत में ले जाकर बात की। असेंबली में बम फेंकने के लिए तुम्हें जाना था, दूसरे आदमियों को भेजने का निश्चय कैसे हो गया?
भगत सिंह ने उत्तर दिया, समिति का निर्णय है कि संगठन के भविष्य के लिए मुझे पीछे रहने की जरूरत है। सुखदेव ने अपने रूखे और कड़े ढंग से विरोध किया, यह सब बकवास है। तुम्हारे व्यक्तिगत मित्र की हैसियत से देख रहा हूं कि तुम अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। जानते हो तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तुम अपने आप को दल का एकमात्र सहारा समझने लगे हो। तुम सान्याल दादा और जयचंद बनते जा रहे हो। जानते हो तुम्हारा क्या अंत होगा। तुम एक रोज भाई परमानंद बन जाओगे। सुखदेव ने 1914-15 के लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में हाई कोर्ट के जज का निर्णय बताया। जज ने भाई परमानंद जी के लिए कहा था, भाई परमानंद इस क्रांतिकारी षड्यंत्र का मस्तिष्क और सूत्रधार है, परंतु व्यक्तिगत रूप से यह आदमी कायर है। वह संकट के काम में दूसरों को आगे झोंककर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करता रहता है। सुखदेव ने कहा, तुम सदा तो यूं बच नहीं सकते। एक दिन तुम्हें भी अदालत के सामने आना ही पड़ेगा। उस दिन तुम्हारे लिए भी वैसा ही फैसला लिखा जाएगा जैसा परमानंद के लिए लिखा गया था। भगत सिंह के स्वभाव में ओज और उत्तेजना की कमी नहीं थी। वह चुपचाप सुखदेव की ओर देखते रहे। सुखदेव ने यहीं बस नहीं की, वह आगे भी कहते गए, तुम कहना चाहते हो कि संगठन के हित के लिए तुम शहीद बनने के सम्मान को बलिदान कर रहे हो। ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम इस समय मौत का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें जिंदगी की इस समय बड़ी लुभावनी लग रही है। तुम उस औरत के स्नेह की आंच सेकना चाहते हो और इसे दल के प्रति उत्तरदायित्व का बहाना बना रहे हो। तुम दूसरों से जो चाहे कहो, लेकिन मैं तुमसे और तुम मुझसे नहीं छिप सकते। तुम फिसल रहे हो। भगत सिंह बड़ी देर तक कुछ नहीं बोल सके, केवल सुखदेव की ओर घूरते रह गए, जैसे पिंजरे में बंद शेर चोट करने वालों की ओर देखता रह जाए। फिर बोले, असेंबली में बम फेंकने मैं ही जाऊंगा। केंद्रीय समिति को मेरी बात माननी पड़ेगी। तुमने मेरा जो अपमान किया है उसका मैं उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसके बाद तुम मुझसे कभी फिर बात न करना। सुखदेव ने रूखे ही स्वर में उत्तर दिया, आई हैव डन माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई फ्रेंड। मैंने अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है। इस बातचीत के बाद दोनों अलग अलग केंद्रीय स्थान पर पहुंचे। सुखदेव जब दिल्ली से लाहौर पहुंचे उस समय भी उनकी आंखें सूजी हुई थी। जान पड़ता था वे बहुत रोए हैं। वह किसी से बात नहीं कर पाते थे। 7 तारीख को दोपहर बाद सुखदेव ने भगवती भाई को ढूंढ कर कहा, भगत सिंह से मेरी अंतिम बार मिल लेना चाहते हो तो आज रात ही गाड़ी से दिल्ली चलो। भाभी को साथ ले लो। सुशीला दीदी उस समय छुट्टी लेकर लाहौर में भगवती भाई के यहाँ ही ठहरी हुई थी। वे भी साथ गई। सच्ची लाहौर से कलकत्ते तक और लौटते समय दिल्ली की यात्रा में लंबे चाचा जी भगत सिंह से बहुत हिल गया था, इसलिए उसे भी साथ ले लिया गया। दिल्ली पहुंचकर सुखदेव ने भगवती भाई, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी को कुदसिया बाग जाकर प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं दूसरी ओर चले गए। इन लोगों के कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद सुखदेव भगत सिंह के साथ वहां आए। क्या होने वाला है, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। भगत सिंह को रसगुल्ले और संतरे बहुत पसंद थे। भाभी और सुशीला दीदी ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में लेती आई थी। भगत सिंह को दोनों ने लाड से खूब खिलाया। 10:30 बजे के लगभग भगत सिंह विदा होकर चले गए। दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी इतना जानती थी कि भगत सिंह को अंतिम विदाई दे रही हैं, परंतु यह मालूम न था कि क्या होने जा रहा है। यह दल का अनुशासन था। दोनों ने भगत सिंह को रोली, अक्षत और के टीके लगाए। उस समय एक कोमल चित्र भी विश्ववर्मा ने वर्णित किया है। दिल्ली में जब निश्चित रूप से फैसला हो गया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही असेंबली में बम फेंकने जाएंगे,
तो मुझे और जयदेव को छोड़कर सब साथियों को आदेश दिया गया कि वे दिल्ली से बाहर चले जाएं। आज़ाद को झांसी जाना था। जब वे चलने लगे तो मैं स्टेशन तक उनके साथ हो लिया। रास्ते में बोले, प्रभात। श्री शिव वर्मा का पार्टी का नाम। अब कुछ ही दिनों में ये दोनों, उनका मतलब भगत सिंह और दत्त से था, देश की संपत्ति हो जाएंगे। तब हमारे पास उनकी याद ही रह जाएगी। तब तक के लिए मेहमान समझकर इनकी आराम तकलीफ का ध्यान रखना। उस दिन रात दिन वे भगत सिंह और दत्त की बातें करते रहे। वे भगत सिंह को इस काम के लिए भेजने के पक्ष में नहीं थे। भगत सिंह और सुखदेव की जिद के सामने सिर झुकाकर ही उन्होंने फैसला स्वीकार किया था, लेकिन अंदर से वे भगत सिंह को खोने के विचार से दुखी थे। असेंबली ने दोनों बिलों को फेल कर दिया था और वायसराय ने उन दोनों को विशेषाधिकार से पास कर दिया था। 8 अप्रैल 1929 को वायसराय की घोषणा असेंबली में सुनाई जाने वाली थी। निर्णय हुआ था कि उस दिन बम फेंका जाए। जयदेव कपूर ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में ले जाकर उस जगह बैठा दिया जहां से बिना किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाए बम फेंका जा सकता था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज और नेकर पहने हुए थे। ज्यों ही विशेषाधिकार से बिलों को वायसराय द्वारा पास होने की घोषणा होने को हुई, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अपने स्थान पर खड़े हो गए। फुर्ती के साथ अखबार में लिपटा हुआ बम भगत सिंह ने अपने हाथों में ले लिया और सरकारी बेंचों के पीछे वाली खाली जगह पर लकड़ी की दीवार के पास फेंक दिया। धमाका इतना जोर से हुआ कि कानों के पर्दे हिल गए। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। लोग संभल भी न पाए थे कि तभी एक सपाटे के साथ भगत सिंह ने दूसरा बम फेंका। उस धमाके ने लोगों के रहे सहे होश भी गुम कर दिए। तभी उन्होंने छत की ओर हाथ उठाकर पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई। साइमन साहब भी वायसराय की गैलरी में असेंबली देख रहे थे। सबसे पहले वे भागे। सर चार्ल्स शूस्टर अपने डेस्क के नीचे छिप गए। कुछ सदस्य भागकर बाहर आ गए। कुछ गैलरी में चले गए और कुछ बाथरूम में जा छिपे। बमों के फटने से जो नीला धुआं पूरे हॉल में भर गया था, जब वह साफ हुआ तो हाथ खाली था। सदस्यों में पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मदन मोहन मालवीय अपनी जगह पर ज्यों के त्यों बैठे थे। दर्शक गैलरियां भी बिल्कुल खाली थी। उनमें अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़े थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने पूरे जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। उसी समय कुछ पर्चे बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में फेंके। उनमें अंग्रेजी में लिखा था, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। फ्रांस के अराजकतावादी शहीद वेला के ऐसे ही अवसर पर कहे गए इन अमर शब्दों से क्या हम अपने काम का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं? शासन सुधारों के नाम पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पिछले 10 वर्षों से हमारे देश का जो अपमान किया गया है, उस निंदनीय कहानी को दोहराना नहीं चाहते। भारतीय राष्ट्र के नेताओं के साथ किए गए अपमानों का भी उल्लेख नहीं करना चाहते, जो इस असेंबली द्वारा किए गए हैं, जिसे भारत का पार्लियामेंट कहा जाता है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ लोग साइमन कमीशन के द्वारा सुधारों के नाम पर जो भी झूठे टुकड़े मिलने की संभावना है, उनकी आशा लगाए हुए हैं और मिलने वाली ताज़ी हड्डियों के बंटवारे के लिए झगड़ा तक कर रहे हैं। इसी समय सरकार भी भारतीय जनता पर दमनकारी कानून लादती जा रही है, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इसी के साथ उन्होंने प्रेस सीडीसे बिल को असेंबली के अगले अधिवेशन के लिए सुरक्षित रख लिया है। मजदूर नेता जो खुले रूप में अपना कार्य कर रहे थे, उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का रुख क्या है।
इन बेहद उत्तेजित परिस्थितियों में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने पूर्ण गंभीरता के साथ अपना दायित्व अनुभव करते हुए अपनी सेना को यह कार्य करने का आदेश दिया है, जिससे कानून का यह अपमानजनक मजाक बंद हो। विदेशी सरकार की पोषक नौकरशाही चाहे जो करे, परंतु उसका नग्न रूप तो जनता के सामने लाना बहुत आवश्यक है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को आने वाली क्रांति के लिए तैयार करें। सरकार को यह जान लेना चाहिए कि सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और लालाजी की नृशंस हत्या पर असहाय भारतीय जनता की ओर से विरोध करते हुए हम इस पाठ पर जोर देना चाहते हैं कि जिसे कि बहुत बार इतिहास ने दोहराया है कि व्यक्तियों की हत्या कर डालना आसान है, लेकिन तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए जबकि विचार जीवित रहे। फ्रांस के ब्रूवाम और रूस के जार समाप्त हो गए जबकि क्रांतिकारी विजय की सफलता के साथ आगे बढ़ गए। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपयोग करेगा। हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी व्यवस्था पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा मनुष्यों का बलिदान आवश्यक है। इनकलाब जिंदाबाद। बलराज, कमांडर इन चीफ। बम के धमाके से असेंबली के सभी लोग और चौकसी के लिए तैनात पुलिस भी इतनी घबरा गई थी कि दर्शकों की गैलरी पूरी खाली हो जाने के बाद भी कुछ देर तक किसी ने भी भगत सिंह और दत्त की ओर जाने का साहस नहीं किया। पहली बात तो यह थी कि भगत सिंह और दत्त दर्शकों की भीड़ के साथ बाहर निकल कर जा सकते थे और उसके बाद भी निकलने का काफ़ी समय था। पिस्तौल और 12 कारतूस अभी इन लोगों के पास मौजूद थे। इन पर चलाए गए मुकदमों में पुलिस के गवाहों के बयान के आधार पर जज ने